नमस्कार, मैं हूं विजयेंद्र। आप देख रहे हैं द डायलॉग का खास शो। आपके जो चिर परिचित मेहमान हैं आदरणीय मनोहर मनोज जी, आज चौपाल पर जो है हाजिर हैं। और नमस्कार करता हूं मनोज जी आपका। और दया सिंह मौजूद हैं, अभी कॉफी होम में बैठे हुए हैं, वहीं से लाइव हैं। दया जी का मैं स्वागत करता हूं। और दया जी के पीछे जो और लोग हैं उन तमाम मित्रों का भी मैं स्वागत कर रहा हूं, क्योंकि देख रहे होंगे मित्रों, आज इस सत्ता बाजार में आज चर्चा करेंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत की। चर्चा यह है कि लगातार 3 दिनों से मोहन भागवत चर्चा में बने हुए हैं, और ऐसे भी संघ चर्चा में है क्योंकि जो जितना काम करे इस देश के लिए, समाज के लिए, संस्कृति के लिए, उनकी तो उतनी चर्चा होनी ही चाहिए। व्यवहार की चर्चा तो होती रही है, लेकिन उनके बयानों की चर्चा हुई है। पिछले दिनों केरल में लगभग 300 से ज्यादा प्रतिनिधियों की बैठक हुई, समन्वय समिति की बैठक हुई, और समन्वय समिति की बैठक में 5 बड़े फैसले लिए गए। उन 5 बड़े फैसलों में सबसे बड़ा फैसला यह रहा कि जाति आधारित जनगणना को लेकर के मोहन भागवत ने हरी झंडी दिखा दी और साफ कहा। उनके जो प्रसार प्रमुख हैं सुनील आम्बेकर जी, उन्होंने कहा कि भारतीय समाज की तबाही जाति के आधार पर हुई है, तो जाति के आधार पर हुई तो जाति के आधार पर ही आपको सम्मान बहाल करना पड़ेगा। एक तर्क दिया उन्होंने, कहा कि आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं है, और भारत सरकार के पास में बहुत सारी योजनाएं हैं गरीबी उन्मूलन के लिए, रोजगार देने के लिए और तमाम प्रकार के विकास के लिए। फिर आरक्षण पर निगाह क्यों? और आरक्षण को बरकरार रखने की बात संघ ने की है। मैं चर्चा चौपाल में कर रहा हूं कि पिछले कई महीनों से लोकसभा चुनाव में शिकस्त के बाद, ताकत घटने के बाद प्रखर हिंदुत्व को लेकर के संघ परिवार आगे बढ़ा। पिछले सावन में आपने देखा होगा कि किस तरह से नेम प्लेट की राजनीति हुई, और अभी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता और मुख्यमंत्री हैं, प्रवक्ता हैं, अब इनमें एक प्रतियोगिता हो गई है कि कौन सबसे ज्यादा हार्डकोर हिंदू है और हार्डकोर हिंदुत्व की बात करता है। चाहे असम के मुख्यमंत्री का मामला हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का मामला हो, चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का मामला हो, चाहे राजस्थान के मुख्यमंत्री का मामला हो। अब एक यह साफ परसेप्शन बन रहा है कौन आगे जाकर के हिंदुत्व की बात करेगा, एकदम हार्डकोर हिंदुत्व की बात। मुझे लगता है कि ये जो कवायद चल रही थी, इसकी हवा निकाल दी मोहन भागवत ने कि यह प्रखर हिंदुत्व की बात नहीं होगी और जाति आधारित जनगणना करानी पड़ेगी भारत की सरकार को। और उन्होंने साफ कह दिया इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि अगर हिंदू समाज जाति में बिखर गया, टूट गया, अशक्त हो गया, यह देश टूट जाएगा, देश बिखर जाएगा। इस देश की मजबूती के लिए हिंदू समाज का जो बिखराव है, इसको मजबूत करना बहुत जरूरी है। तो राष्ट्र के व्यापक हित को देखते हुए संघ परिवार ने यह फैसला किया। असमंजस में भाजपा है कि अब वो क्या करे। 3 महीने से भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते रहे कि ये जो जाति आधारित जनगणना है, यह एंटी नेशनल है, एंटी ह्यूमन है, और इससे देश टूट जाएगा, संस्कृति बिखर जाएगी। और जो लोग जाति आधारित जनगणना की बात करते हैं, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे विपक्ष हो, ये लोग जो है देश को तोड़ने वाले, हिंदू समाज को तोड़ने वाले। हिंदू समाज का मतलब इस देश का राष्ट्रीय समाज, और उसके बिना इस राष्ट्र की जो राष्ट्रीय एकता की कल्पना नहीं की जा सकती। मैं दया जी को प्रश्न छोड़ रहा हूं, वो एकदम चिर रहे होंगे कि बाबा ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी असमंजस में है, और भारतीय जनता पार्टी अब क्या करेगी। जो उनके प्रवक्ता एकदम गला फाड़ फाड़ करके बोल रहे थे कि जाति आधारित जनगणना जो है वो देश को तोड़ने वाला है, लेकिन अब आदेश मिल गया है। मनोज जी, ये जो तमाम कवायद हो रही है, घटनाएं घट रही है, अभी एक किताब की चर्चा हुई है, कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ अमेरिका, अभी चर्चित किताब है। उसमें हुआ है कि 100 वर्षों में अमेरिका के पतन की कहानी और पोलैंड की पतन की कहानी, और अरब क्रांति को भी लेकर के, अरब से जो क्रांति इस्लाम की आंधी चली और भारत में आकर के जमींदोज हो गई तमाम। जैसे कि लोग कहते हैं कुछ बात ऐसी कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी। अभी अभी मोहन भागवत का कुछ घंटे पहले बयान आया कि जो
दुनिया को तबाह करने वाली ताकत है, भारत में आकर के वह ताकत समाप्त हो जाएगी। पहले भारत को बचाना पड़ेगा। ओवर टू यू मनोज जी। ये इसमें जो सोशल पॉलिसीज को लेकर के आपने आरएसएस या पार्टियों का हवाला या फिर भारत के राजनीतिक पॉलिटिकल थिएटर में जो अलग अलग ड्रामाज हो रहे हैं जी। और देखिए, आपने अभी हिंदुत्व की भी बात की, जाति गणना की बात की, आरक्षणवादियों की बात की, गरीबी निवारण की बात की, तो मुझे लगता है कि सारी चीजें आपस में अंतर्विरोध है। कुल मिलाकर के हम कैसा समाज बनाना चाहते हैं, भविष्य का कैसा समाज, समता मूलक समाज, अन्याय रहित समाज, प्रगतिशील समाज, और जहां पर कि सारे अच्छे विचारों, प्रगतिवादी विचारों के लिए गुंजाइश हो, उसके आधार पर राजनीति का डिस्कोर्स नहीं खोला जाता। जो बड़े पॉलिटिकल प्लेयर हैं, चाहे उस प्लेयर के पीछे के प्लेयर हो, वो अपने अपने हितों के आधार पर इस चुनावी राजनीति में अपने अपने हित साध रहे हैं। मेरा तो ये मानना है कि हिंदुत्व या कोई भी, अब जैसे दया जी कहते हैं कि हिंदुत्व की राजनीति नहीं चलेगी, लेकिन नहीं, अकेले हिंदुत्व की राजनीति नहीं चलेगी। हिंदुत्व की राजनीति से गुरेज नहीं है, माने सिख संप्रदायवाद भी चले, हिंदू संप्रदायवाद अकेला न चले, मुस्लिम संप्रदायवाद भी चले। हमारा कहना है कि सब संप्रदायवाद का समूल विनाश हो, लेकिन संप्रदायवाद के साथ साथ जातिवाद का भी विनाश जरूरी है, क्योंकि जातिवाद, ये बिल्कुल सही बात है कि देश को हजारों टुकड़ों में बांटता है। संप्रदायवाद 1, 2 या 3 टुकड़ों में बांटता है। अब आप बात करें देश की बहुसंख्यक दलित, पिछड़ी, दमित और वो हजारों सालों से अंधेरे में रह रही आबादी की, तो उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक एम्पावरमेंट हमारी सबसे पहली एक तरह से प्राथमिकता बननी चाहिए, हमारी ऑब्जेक्टिव बननी चाहिए। और उस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए अगर दुनिया की मिसाल देंगे तो पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन दुनिया के किसी मुल्क में नहीं चलता। पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन उनके लिए होता है जो कमजोर होते हैं, जो बीमार होते हैं, जो पंगु होते हैं, जो चल नहीं सकते, उनके लिए सीट रिजर्व कर दिया जाता या कहीं भी कोई सुविधा दी जाती है, वो आराम से बैठे। जब कमजोरों को हम मेन स्ट्रीम में लाते हैं तो उनको हम एम्पावरमेंट करते हैं, एजुकेशन के जरिए, हेल्थ के जरिए, ह्यूमन डेवलपमेंट के जरिए। और इस बहाने हम लंबा विमर्श न कर आपका वो एक कोट लेना चाहते हैं कि आरक्षण गरीबी निवारण योजना नहीं है। तो आरक्षण क्या योजना है? आरक्षण यह है कि सामाजिक प्रतिष्ठा देने वाली योजना है, मान गया मैं, यानी कि सामाजिक आर्थिक विषमता को दूर करने की योजना है। तो सामाजिक प्रतिष्ठा, आप भारत के गांव में जाएं, भारत के गांव कभी भी क्रांतिकारी वाली बातें नहीं बोलते कि हमारे यहाँ का अमीर है या सामंत है या बहुत बड़ा जमींदार है तो उसके खिलाफ क्रांति का बिगुल बजा दे। कुछ खास नक्सल बेल्ट में या कुछ खास पॉकेट में ये क्रांति की चिंगारी चलती है, अदरवाइज भारतीय समाज पूर्ण रूप से धन सत्ता के सामने नतमस्तक रहता है। समाज की प्रतिष्ठा वो हमेशा अपने को ज्यादा धनवान बनाने से जोड़ता है। नहीं तो अगर गांव के किसी बड़े बुजुर्ग का नाम लेगा या बड़े धन्ना सेठ का नाम लेगा, नहीं तो अपने रिश्तेदार में जो आपके लैंग्वेज में जो मातवर शब्द है, यानी जो अमीर है, उसका वो हवाला देता है, उसको वो रोल मॉडल मानता है और वो बार बार कहता है कि वो उनके सामने कोई नहीं टिकेगा, उनकी बड़ी प्रतिष्ठा है, दौलत है, सम्मान है। तो मेरा ये कहना है कि भारत में जो असंख्य जातियां हैं उनको सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं मिल रही है, तो उसको रिजर्वेशन से कैसे प्रतिष्ठा मिल रही है, जरा मुझे इसका जवाब चाहिए, ईमानदार जवाब चाहिए। मैं देश में वो तमाम आरक्षण के जरिए जो पदारूढ़ लोग हुए हैं उनका सब जगह में सामाजिक रूप से तंज कसते हुए सुनता हूं कि यह व्यक्ति अयोग्य है, यह व्यक्ति जबरदस्ती से प्रमोट किया हुआ है, यह व्यक्ति इसके संस्कार में नहीं है, यह व्यक्ति फलाना है, ढिकाना है। मैं उसका जवाब देते देते थक जाता हूं कि संस्कार भी एक साइंटिफिक प्रक्रिया है, वह 3-4 जनरेशन लगता है, तब व्यक्ति में वो आत्मविश्वास आता है, करने की सलाहियत आती है। क्यों बड़े बड़े अमीर जादे या बड़े बड़े जो विरासत में लोग आए हैं उनमें एक आत्मविश्वास होता है, क्योंकि उनके पुरखों का वो एक अहंकार होता है कि हम तो पुराने रईस हैं, पुराने जो है बलवान हैं,
पुराने जो है बहुत बड़े तेज आदमी है, हम तो उचित मानेंगे। संघ ने जो बयान दिया है कि देश को अब मजबूत करने के लिए यह जरूरी है कास्ट सेंसस एक्सरसाइज, आप संघ के बयान को देश को जोड़ने वाला समझ रहे हैं या तोड़ने वाला समझ रहे हैं? जी देखिए, मैंने पहले आपकी जब परिचर्चा लगातार चलती थी 2 महीना 3 महीना 4 महीना पहले, तो मैं ये बार बार कहता था कि जाति गणना की मांग हो क्यों रही है? इसीलिए हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिक राजनीति, हिंदू सांप्रदायिक राजनीति इतनी प्रखर और इतनी प्रबल हो गई है जिसके सामने विपक्षी दल धराशायी समझते हैं। तो उन्हें लगा कि अगर हम सांप्रदायिक राजनीति के बरक्स जाति गणना की मांग करेंगे तब हम इनको पटक नहीं देंगे, क्योंकि भारत में, आजाद भारत में, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में, जातीय लोकतंत्र में हमारा लोकतंत्र तब्दील हो गया और भारतीय जनता पार्टी हिंदू और हिंदू राष्ट्रवाद के जरिए अपने को नहीं प्रसार कर पा रही थी, क्योंकि जातिवाद बहुत बड़ा अड़ंगा था। लेकिन धीरे धीरे मंडल जब आया और उसके एवज में जो अयोध्या के बहाने जो कमंडल आया, तो कहीं ना कहीं वो राष्ट्र इतिहास से जुड़ा हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं समाज को तोड़ने, जोड़ने और अपने वोट बैंक को निकालने और पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन करने की वो राजनीति थी। अगर यह राजनीति, अगर संघ कहता है जाति गणना से जातियों की सामाजिक आर्थिक हैसियत पता की जाए, तो इसका तो मैंने पहले भी आपके कार्यक्रम में समर्थन किया कि जाति गणना के बजाय जातियों की आर्थिक सामाजिक स्थिति का पूरा स्टेटस लिया जाए, जिससे उनके जीवन में बदलाव लाने की एक तरह से कवायद की जाए। अंत में मैं एक लाइन कहूंगा कि देश में अगर हम किसी को बल देते हैं, थोड़ा सा सहारा देते हैं और वो ऊपर चढ़ जाता है, उसके जरिए कमजोर लोगों का उत्थान किया जाए तो उनके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा, बजाय कि आपको जबरदस्ती ऊपर उठा करके बिठा दिया जाए। उसमें आपको सामाजिक सम्मान मिलेगा, न कि आरक्षण के जरिए सामाजिक सम्मान मिलेगा। और एक लाइन और, एक सर्वे आया है कि आरक्षण के जरिए एक्चुअल में कितने लोगों को फायदा हुआ, तो वो सर्वे का रिजल्ट कहता है केवल 2.5% लोगों को सर्वे से वो फायदा मिला। यानी कि ये एलीट दलित की और एलीट पिछड़ों की लड़ाई है, जो कि क्रीमी लेयर के सुधारवादी एजेंडे को भी नहीं अपनाता। आज शेड्यूल ट्राइब्स में सारी की सारी सीटें मीरा जाति ने कब्जा में कर लिया है। देश की असंख्य शेड्यूल ट्राइब्स जातियां अंधेरे में है। क्या ये समानता मूलक ये एक तरह से रिव्यू नहीं होना चाहिए? जी मैं मनोज जी, क्योंकि मैं एंकर हूं, मेरी असहमति है आपसे और इस पर लगातार बहस होगी। मैं भी अपने को जो है ना पुख्ता करूंगा अपनी समझ को और साझा भी करेंगे आपके साथ में। यह बहस की मांग कर रही है, आपकी जो बातें हैं ये लंबे बहस की मांग करती है। मैं दया जी के पास आ रहा हूं। दया जी, और धर्मनिरपेक्ष, जाति निरपेक्ष, अब तो पहले बहुत सेकुलर रहे हैं और दया जी जब सेकुलरिज्म की बात करते तो हम लोग को गर्व होता है कि दया जी का जो ओरिजिन है हिंदुइज्म से, जो इनके पुरखों का जो जुड़ाव रहा है, अगर दया जी हिंदू ना होते तो इतने गहरे सेकुलर भी ना होते, तो दया जी को क्रेडिट देना चाहिए हिंदू समाज को कि हमारा पुरखा वहां से जुड़ा रहा और उन्होंने आपके भीतर सेकुलरिज्म का तत्व दिया। लेकिन आप धर्म निरपेक्ष करते करते तमाम विपक्ष, आप तो विपक्ष के प्रवक्ता भी है, तमाम विपक्ष एक तरफ, दया जी एक तरफ, और सारे विपक्ष जो नहीं बोल पाएंगे दया जी खूब बोलते हैं। मतलब विपक्ष को बहुत ही बल प्रदान करते हैं। अब ये धर्मनिरपेक्ष करते करते आप लोग क्या जाति निरपेक्षता की बात नहीं कर सकते हैं? आपको हिंदू तो बहुत खतरा लगता है, तो जाति क्या बहुत खतरा नहीं लगती है आपको? तो जाति निरपेक्ष की भी बात करते, जाति निरपेक्ष या राष्ट्र हो, धर्म निरपेक्षता पर आप आते हैं, लेकिन जब जाति की बात जब होती है तो आप अम्बेडकर को कोसने लग जाते हैं। दया जी, बाबा अच्छा लगा। और मनोज का भी बात सुन के मुझे लगा कि मुझे वो पुरानी बातें याद आ गई। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हिंदू अगर है तो जातिवाद है। हिंदू जातिवाद के बिना हिंदू कहीं एग्जिस्ट नहीं करते, ये बात समझ लेनी चाहिए। और ये बात गुरु नानक ने 500 साल पहले कही कि हिंदू जो है वो जातिवाद आधारित। इसलिए मैंने अभी खालिस्तान का एक डॉक्यूमेंट निकाला है, बात करते हैं, मैंने उसका डॉक्यूमेंट निकाला है। मैंने उसमें भी ये लिखा है कि मोहन भागवत का इस समय का जो 3 दिन की संगोष्ठी उनकी हुई और मारा मारी चली,
और इस बात पे चली क्योंकि किसी ने पूरे आरएसएस को फंसा के रख दिया कि जाति जनगणना होनी चाहिए। अब वो सोच रहे हैं कि जाति जनगणना कैसे हो। आरएसएस से पूछना चाहिए कि आपकी जाति जनगणना कहाँ है। आपका ऊपर वाला स्तर जो है वो तो ऊपर वाला है, वो नीचे वाले को अंदर कहाँ आने देता है। तो मैं ये समझता हूँ कि जातिवाद के परिप्रेक्ष्य में आरएसएस तो स्वयं उस हालात में से गुजर रहा है। वो पहले अपनी जनगणना करा ले कि उसमें जनगणना कितनी है। तीसरी बात ये कहूँ कि बौद्ध हो, जैन हो या कोई भी हो, मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि मैं तो जहाँ का पैदाइश हूँ, तो कुरुक्षेत्र और ज्योति सर मेरे पास हैं, जहाँ से गीता ज्ञान लोगों को मिला, जहाँ वर्ण व्यवस्था की बात भी गीता में आई। और मैं समझता हूँ कि ये बात समझ लेनी चाहिए कि ये देश कुटुंबों में था, कुटुंब परवरी से बढ़ता गया। आज इस समाज का ये पोजीशन है और समय समय पर इसने रेक्टिफिकेशन की, कई बार सती प्रथा थी और कई चीजें थी, अंग्रेज हुकूमत में कई चीजें और बदलावट हुई, पर ये जातिवाद का जो सिलसिला है ये इसके जहन में, इसके डीएनए में। अब डीएनए में जो जातिवाद है, अब उसको जो मनोज जी कह रहे थे, मैं उनकी बात से एक बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि एक बात तो ये माननी चाहिए कि हिंदुओं में जातिवाद है। अब जातिवाद है तो नीचे और ऊपर तक जातिवाद है। नीचे वाले जातिवाद सब मंदिर में राम मंदिर आपने बनाया, आवाज नहीं आ रही? कहाँ जातिवाद नहीं है? राम मंदिर सिखों में गुरु नानक ने जिस जातिवाद के खिलाफ में किया, वहाँ निरंकारी मिशन 50, वहाँ भी दलित सिख अलग है, जट सिख अलग है। बहुत सवाल है, अभी तो करेंगे आपसे, अपनी बात रख लीजिए दया जी। नहीं, गुरु नानक ने हिंदू को डिफाइन किया। हिंदू मूले पूज जाई, नारद गया से पूज कराई, अंधे गूंगे अंधार, पातले पूज मुग्ध गवार, आप डूबे तुम कहाँ तरणहार। ये गुरु नानक के शब्द हैं। गुरु नानक मानकर चले हैं कि हिंदू का आधार ही जातिवाद और मूर्ति पूजक है। बिना मूर्ति पूजक जातिवाद के हिंदू कोई नाम की एग्जिस्टेंस नहीं है। ये गुरु नानक का शब्द है, मेरा नहीं है। मुकदमा चलाना हो तो गुरु नानक पर चलेगा, मेरे पर नहीं चलेगा। गुरु नानक ने जिस मूवमेंट को खड़ा किया, उस मूवमेंट में मैंने ये बताया कि गुरु गोविंद सिंह तक आते आते जातिवाद को बिल्कुल समाप्त कर दिया, जातिवाद की प्रथा सिस्टम को ही खत्म कर दिया। जिस बात को मोहन भागवत आज आके कहना चाहते हैं, उस बात का गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में ही उसका समापन खालसा की सृजना में कर दिया। अपर कास्ट का केवल एक आदमी था, चारों आदमी लोएस्ट कास्ट थे। मैं मोहन भागवत जी से ये पूछा हूँ कि आपके आरएसएस में नीचे के कितने हैं? गुरु गोविंद सिंह के तो 5 प्यारों में एक अपर कास्ट था और चारों लोएस्ट कास्ट के थे। तो आपके आरएसएस में क्या है? तो मनोज जी, अब यह लग रहा है कि मुझे लगता है कि मैंने जो कहा है कि मनोज जी आपकी बातों से संपूर्ण मैं आपकी संवेदना को समझता हूँ। आप एम्पावर्ड करना चाहते हैं वहां के लोगों को, लेकिन एक बात यह है कि लगातार जो संघ पर बयान आ रहा है, दया जी शायद नेटवर्क में आ गए हैं, तो लगातार जो कहा जाता है कि संघ राष्ट्र हित में नहीं सोचता, मुझे लगता है इस बीच के कालखंड में जितनी दृष्टि अब आ रही मेरा है, ये कहना था, जब आप गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह की बात कर रहे हैं, वो के हक में थे, तो जातिवाद को मानते नहीं थी। सा जात सा पथ है, जेहे कर्म कमाए, जैसा कोई काम करता है उसकी वही जात है। तो गुरु गोविंद और गुरु नानक को इस ढंग से जोड़ना और आरएसएस के साथ जोड़ना ये स्वाभाविक नहीं हो सकता। और इसलिए मैं ये कहता हूँ कि जो गुरुओं को हिंदू के साथ जोड़ते हैं, यही वो गलती करते हैं। गुरु नानक ने हिंदू के साथ अपने आप को जोड़ा ही नहीं, उन्होंने बिल्कुल अलग से नई परिपाटी दुनिया के सामने रखी। तो ये दया जी की व्यक्तिगत अवधारणा है, ऐतिहासिक सत्य नहीं है। निश्चित रूप से यह भारतीय समाज के इतिहास को पढ़ के देख नहीं, एक भारतीय समाज में जब जब विकृति आई
तब तक हमने अपने महानायकों को खड़ा किया, धर्म सुधारकों को खड़ा किया, हमने नानक को खड़ा किया, हमने रैदास को खड़ा किया। ये भारतीय समाज की खासियत रही है। हम वक्त वक्त पर जहां विकृतियां रही है, जहां पाखंड हुए हैं, उसके खिलाफ में हम प्रतिरोध करते रहे हैं, हम उसके खिलाफ में बोलते रहे हैं और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक रास्ते निकालते रहे। दया जी, आपसे प्रश्न यह है, आपने यह कहा कि मूर्ति पूजा ही हिंदुत्व की पहचान है, यह नहीं है। हमारे यहाँ निराकार ब्रह्म की बहुत सारी कल्पना की गई है और निर्गुण उपासना की भी बहुत सारी बात की गई है। यहाँ द्वैत अद्वैत की भी बात हुई है। ऐसा नहीं कि मूर्ति पूजा के खिलाफ में केवल जो है नानक ने ही बात की है। ये प्रश्न है जो आपको बोलना है। दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, तब मैं मनोज जी के पास में आऊंगा। आप बार बार कह रहे हैं कि अगर मैं चंदन टीका लगा लूं, आप कह देंगे मैं सांप्रदायिक हूं, मैं लाल पगड़ी बांध लूं, सैफ्रॉन बांध लो, आप कह देंगे सांप्रदायिक है। लेकिन कोई लोग जो है सिख अस्मिता को जिंदा रखने के लिए पगड़ी बांधे, कोई जाली टोपी पहने। एक बात, आप चंदन लगाएं, आप जनेऊ धारण करें, आप सती प्रथा करें, मेरा कोई इसमें कोई लेना देना नहीं। मेरा ये लेना देना है कि हिंदू शब्द अपने आप में, हिंदू शब्द अपने आप में किसी ग्रंथ में सामने नहीं आया। अगर हजारों साल के भी ग्रंथ देखें तो हिंदू शब्द को अगर किसी ने परिभाषित किया तो गुरु नानक ने पहले बार परिभाषित किया। उससे पहले जो संस्कृत का एक श्लोक आमतौर पर बोल देते हैं, हिमालयम समारंभे यावद हिंदू सरोवरम का नाम लेकर राष्ट्रपति राधा कृष्ण के उस श्लोक का नाम लेते हैं जो 25 जनवरी 1965 को उन्होंने कहा, वो उनका अपना बनाया हो सकता है, किसी धर्म ग्रंथ में सामने नहीं आया। और क्योंकि हिंदुओं के धर्म ग्रंथ भी एक नहीं है, वो तो जहां उनको मर्जी आता है उसको कोट कर लेते हैं। तो सिखों गुरुओं ने तो केवल और केवल गुरु ग्रंथ साहब से गाइडेंस ली है और गुरु ग्रंथ साहब में जो लिखा है वो मैंने आपके सामने पेश किया। वहाँ जातिवाद चाहे कबीर हो, चाहे रविदास हो, चाहे धन्ना हो, चाहे पीपा हो, चाहे बेणी हो, किसी ने जातिवाद का सपोर्ट नहीं किया। जातिवाद के विरोध में कबीर भी उसी रामायण, कबीर भी इसी परंपरा के निकले हुए लोग हैं, नानक भी इसी परंपरा के हैं, बुद्ध भी यहीं के हैं, जैन भी यहीं के हैं। और भारतीय समाज की इस खासियत को आपको लगाव क्यों नहीं होता भारत की माटी से, कि भारत की माटी ने एक से एक लाल को पैदा किया है, भारत की माटी ने गुरु गोविंद सिंह को पैदा किया, आपको भारत पर गर्व क्यों नहीं होता है? मनोज जी, और समय भी है, 5 मिनट हमारे पास समय है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बार बार कहा जाता है हिंदुत्व ही राष्ट्रत्व है और हिंदुत्व के बिना भारत के राष्ट्रवाद की कल्पना नहीं की जा सकती है। क्या आपको नहीं लगता है कि हिंदू समाज को जातिगत भेद से बाहर होकर के हिंदू समाज को संगठित होना चाहिए? क्योंकि यह सत्य है कि जब जी अभी दया जी आपकी आवाज कमजोर है, तो अभी मैं ले लेता हूं मनोज जी से, बाइट पे ले लेता हूं। मनोज जी, आपको लगता है कि भारतीय राष्ट्रवाद को मजबूती देने के लिए हिंदू समाज को मजबूत होना पड़ेगा? आवाज आपकी ही भी नहीं आ रही, कट रही है कहीं ना कहीं, नेट नहीं लग रहा। मुझे लगता है कि हिंदू शब्द का प्रयोग करके एक बड़ा ही एक आइडेंटिटी का मैसेज दिया जाता है जो लोगों को ऑफेंडिंग लगता है। क्योंकि हमारी 80 साल का जो लोकतांत्रिक इतिहास है वह धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष और पहचान निरपेक्ष का कमोबेश बना, लेकिन कहीं ना कहीं ऊपरी तौर पे हर जो है, मैंने तो नीतीश कुमार का भाषण जो है 2009 में हमारे यहाँ वो एक पुल का उद्घाटन करने आए थे, तो उस समय तो नीतीश कुमार बड़े मानक शब्दों के साथ बड़े ही अच्छे वक्ता थे, एक एकेडमिक और एजुकेशनल नेता की तरह बोला करते थे। तो उन्होंने कहा कि हम तो जातिवाद में यकीन नहीं करते, जातिवाद को एक न एक दिन खत्म होना होगा। तो कहने का मतलब पब्लिकली तो हर व्यक्ति संप्रदायवाद का विरोध करता है। भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा है कि हम सेकुलरिज्म, उनके संविधान में सेकुलरिज्म को अपनाया गया है, लेकिन जब पब्लिक पॉपुलर अपील करते हैं तो तंज कसते हैं, ये सेकुलर परस्त, ये सेकुलर परस्त। छद्म सेकुलर वादियों को उन्हें वो करने के बजाय, नेमिंग शेमिंग ब्लेमिंग करने के बजाय वो पूरे सेकुलरिज्म पर जो है तंज कसा करते हैं। और उनकी एक बहुत बड़ी मतलब कि उनके समर्थकों की एकेडमिक्स में भी, पढ़े लिखे लोगों में भी बड़ी भीड़ है जो कि सेकुलरिज्म की जो है पूरी 100 परीक्षा करते रहते हैं। तो उसी तरीके से जातिवाद को लेकर के आप किसी भी जातिवादी नेता के मुंह से जातिवाद का समर्थन पब्लिकली नहीं देखेंगे, लेकिन अंदर खाने से
जो है जातियों को लेकर के समर्थन करेंगे, टिकट वितरण करने में, मंत्री पद देने में, उसमें भी कोई गलत नहीं है। मैं तो कहता हूं कि मैं प्रशांत की इस बात से पूरे तौर पे सहमत हूं कि 80% लोगों की भागीदारी हो, लेकिन 80% वो सारे काबिल लोग हों। मैं यह भी कहता हूं कि सवर्ण जातियों में भी अयोग्यों की भरमार है और अवर्ण जातियों में भी योग्यों की भरमार है। तो हमें भारत का एक भविष्य का समाज ऐसा बनाना होगा जो मीडियोक्रिटी पर नहीं हो, जो क्वालिटी पर हो, जो सशक्त हो, साक्षर हो, स्वावलंबी हो, और हमारा एक रोड मैप बने 50 और 60 सालों का कि जो हमारी जो अवर्ण जातियां हैं वो तमाम मानकों पे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कितना उनका उत्थान हो रहा है। ये सक्सेस स्टोरी लिखी भी जा रही है। ऐसा नहीं है कि समाज स्टैंड स्टिल है, समाज स्थिर है, समाज में परिवर्तन हुए हैं। मैं ये भी कहता हूं कि आरक्षण बने रहना चाहिए, लेकिन आरक्षण में भी लेवल प्लेइंग फील्ड आना चाहिए और हर जगह आरक्षण का पालन होना चाहिए। लेकिन आप आइए और फिर जो है जगह छोड़िए दूसरे के लिए। क्लास 1 में 1 बार आरक्षण, क्लास 2 में 2 बार आरक्षण, क्लास 3 में 3 बार आरक्षण, क्लास 4 में 4 बार आरक्षण। और ये जो हिंदुत्व की बात कह रहे हैं, ये सियर पॉलिटिक्स है। हिंदू ऑलरेडी जो है प्रोग्रेसिव लाइफस्टाइल जीता है, लेकिन जब पॉलिटिकल हिंदू होता है तो अपना वर्ग शत्रु जो है वो मुस्लिमों को मान लेता है। तो मेरा ये कहना है कि आप किसी न किसी तरीके से आप मुस्लिमों में भी सामाजिक सुधार के कॉल को ले आइए, जहां उनकी गलतियां उन्हें बताइए। क्योंकि हमने जातिवाद, अस्पृश्यतावाद या जो है अंधविश्वासवाद या पोगापंथीवाद या बहु ईश्वरीयवाद का भी हमने लगातार विरोध किया है। और हिंदू धर्म एक फिलॉसफी है, एक डेमोक्रेटिक तरीके से हर तरीके के लोग रहते हैं। लेकिन जहां पर पैन रिलीजन आ जाता है कि पूरे वर्ल्ड को एक रिलीजन के आईने में जब देखा जाता है तो चीजें विकृति का शिकार होती हैं। यह ठीक है कि सिख भी एक पंथ वाला धर्म है और समाज है, लेकिन वहां पर आधुनिक जीवन शैली को अपनाने को लेकर के कोई बाध्यता नहीं रखी गई है कि आपको बुर्का पहनना होगा, तो आपको पर्टिकुलर एजुकेशन लेना होगा, आपको पर्टिकुलर जो है लाइफ स्टाइल के रूल पालन करना होगा। वहां खुलापन दिया गया है। हमारा ये कहना है कि हर धर्म के लोग हों, लेकिन धर्म को प्राइवेट अफेयर रखा जाए, जातिवाद को राजनीति का अड्डा नहीं बनाया जाए और क्वालिटी को लेकर के कहीं कंप्रोमाइज नहीं किया जाए। मैं बता रहा हूं कि देश कमजोर होगा, समाज कमजोर होगा और 80% लोगों का इंपावरमेंट का जो एजेंडा है वह रास्ते से भटक जाएगा। आरक्षण वैसे ही नशा है अफीम का, जैसे कि सवर्णों के लिए ये मंदिर और धर्म जो है अफीम का नशा है। मैं ये बता रहा हूँ, ऑल सॉर्ट्स ऑफ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को भारत की डेमोक्रेसी से खत्म करना होगा। चाहे धर्म हो, जाति हो, आपका प्रांतवाद हो या और भी किसी तरीके का वाद हो, हमें गुड गवर्नेंस की ही राजनीति करनी पड़ेगी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। दया जी, आवाज जा रही है? मैं एक बात करूं दया जी कि आप, हाँ नहीं, हिंदू धर्म के तमाम पाखंडों को, विकृतियों को, उनकी विरूपता को आप रेखांकित करते हैं। दुनिया के जितने धर्म हैं, कभी क्रिश्चियनिटी पर दया जी को बोलते हुए नहीं सुना, कभी इस्लाम की विकृतियों पर बोलते हुए नहीं सुना, वहां की महिलाओं की स्थिति पर बोलते हुए नहीं सुना। कभी आप बोलते नहीं है। आपको केवल अभाव दिखता है तो हिंदुत्व में दिखता है। आपकी दृष्टि समग्र क्यों नहीं है, सर्वस्पर्शी क्यों नहीं है? आप एक बार भी वहां जिस प्रकार से जो बजबजाती हुई जिंदगी है, इस पर भी एक बार बोलिए कि मुसलमानों तुम भी थोड़ा ठीक हो जाओ, तुम भी थोड़ा सुधरो। जी दया जी। नहीं बाबा, नहीं बाबा, बाबा मैं ये कह रहा हूँ, बाबा मेरी बात सुने जी, कि पहले तो हिंदू को डिफाइन किया जाए कि हिंदू क्या है। अभी तक किसी ने आज तक हिंदू को पूरी तरह डिफाइन नहीं किया, ना ही संविधान में कहीं हिंदू को डिफाइन किया गया। अब रह जाती है क्योंकि हिंदू एक औरा बन गया है और उसके आधार पर हम जातिवाद को खड़ा कर रहे हैं। अब नया सिलसिला जो आरएसएस ने खड़ा किया ये 3 दिन के हालात में, उन्होंने कहा कि जातिवाद, जाति जनगणना तो कर ले, इसको राजनीतिक तौर पर नहीं करना चाहिए, ये कहना है। और मेरा आरएसएस कहना है, एक तो आरएसएस अपने घर से जाति की करवा पोजीशन है, वही पता लग
उसके बाद बीजेपी अपनी आपकी आवाज कट रही है दया जी। दया जी, फिर आप जब नेटवर्क में आएंगे तो आपसे बातचीत हमारी जारी रहेगी। बहुत कुछ आपसे सीखना है और आपकी समझ को साझा करना है। समय हो चला है, फिर आपसे मुलाकात होगी कल इसी वक्त में। बने रहिए हमारे साथ में। नमस्कार। तमाम मेहमानों को मैं स्वागत करता हूं और हम लोग का सिलसिला आज से फिर शुरू हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों। अगर आपको दया जी और मनोज जी की बातें अच्छी लगती हो, ना भी अच्छी लगती हो, आप अपनी टिप्पणी लिख भेजें और वह टिप्पणी जो है मनोज जी के लिए हो सकता है कि उस टिप्पणी से सीख ले या अपनी समझ को और आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।